सवेरा हम मिलकर चलेंगे, एक नया रास्ता बनाएंगे। सपने हमारे हमारे इरादे, युवा समय में नई दुनिया बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम युवा समय में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम एक मल्टी सेगमेंटेड प्रोग्राम है, जहां हम बात करते हैं कला की, चेंज की, सोसाइटी की और ऐसे कई सारे आर्ट फॉर्म्स की। दोस्तों, आज का युवा नए नए आर्ट फॉर्म्स में रुचि ले रहा है। तो जैसे कि पहले भी हमने आपको हमारे युवा रंगकर्मी से मिलाया था, उसी तरह आज भी हमारे स्टूडियो में एक फिल्म मेकर या यूं कहें एक अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर मौजूद हैं। तो बिना किसी देरी के आइए मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं उनसे उन्हें किस किस तरह की फिल्में बनाई हैं और क्या कुछ अवार्ड उन्हें हासिल है। बहुत बहुत स्वागत है हर्षित जी आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। हर्षित जी, आपसे बात करने से पहले मेरे मन में एक सवाल ये आता है कि किस तरह आपने फिल्में बनाने की शुरुआत की और कौन सी फिल्म आपने सबसे पहले बनाई? फिल्म बनाने की शुरुआत एक्चुअली मतलब सबसे पहले फिल्म देखने से होती है जी। जब हम दुनिया भर का सिनेमा एक्सप्लोर करते हैं, इंडिया का सिनेमा एक्सप्लोर करते हैं, क्या फिल्में हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, जब धीरे धीरे हमें पता लगता है तो एक मेरे अंदर भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं भी फिल्में बनाऊंगा। मतलब मैं जब 11th क्लास में था तब मेरे भाई के कारण वो मुझे बताता था कि ये फिल्म्स अच्छी हैं, ये देखो दुनिया भर का जो सिनेमा है, ईरानियन फिल्म्स देखो। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई कि इन फ्यूचर मैं भी कभी फिल्म बनाऊंगा या कुछ इसी फील्ड में काम करूंगा। और तब मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता था, मतलब उन दिनों लिखने की एक शुरुआत हुई थी। तो ऐसा मतलब जो मेन शुरुआत हुई कि फिल्म बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, इस लाइन में जाऊंगा कि नहीं, वो मैं 11th में था तब एक शुरुआत हुई कि जी फिल्म्स लाइक ऐसा। जी, तो हर्षित जी, पर प्रोफेशनली आप फिल्म्स बनाते हैं, हमें ऐसा पता चला है। तो प्रोफेशनली आपने कब से फिल्म्स बनाना चालू किया? प्रोफेशनली फिल्म्स बनाना लास्ट 2 years ही हुए हैं मुझे। 2 साल से मैं फिल्म प्रोफेशनली बना रहा हूँ। अच्छा। और मेरी जो पहली फिल्म थी वो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट करी है उत्तराखंड में, देहरादून में, जेल के कैदियों के साथ। जी, हमें इस बारे में पता चला है। दोस्तों, इस बारे में आगे चर्चा करने से पहले मैं आपको ग्वालियर फिल्म फेस्टिवल के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। ये फिल्म फेस्टिवल ग्वालियर में इसी साल हुआ है और मार्च में ये फिल्म फेस्टिवल हुआ है। इसमें 4 श्रेणियाँ थी फिल्मों की जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसमें से कि पहली श्रेणी कैंपस फिल्म की थी, दूसरी डॉक्यूमेंट्री की थी, तीसरी शॉर्ट फिल्म की थी और एक रील फिल्म की थी। इसमें कुल 73 फिल्म्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि हर्षित जी की सेकंड चांस डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का। हर्षित जी, आपने ये मुकाम हासिल किया है। आपकी जो फिल्म है सेकंड चांस, हम सभी बहुत उत्सुक है इसके बारे में जानने के लिए। प्लीज़ आप हमें इसके बारे में कुछ बताइए। तो बेसिकली सेकंड चांस जो था, मेनली जो ये थॉट है सेकंड चांस यानी कि दूसरा मौका, ये फोकस करता है जेल के कैदियों के ऊपर कि हमारा एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि जेल में जो है वो बुरा ही व्यक्ति होगा जी। मतलब नॉर्मली क्राइम करके लोग जेल में जाते हैं, बट वो किसी ना किसी कुछ एक टाइम होता है जब उनसे वो कुछ काम हो जाता है। उसके पहले तो वो एक आम आदमी ही था। जी बिल्कुल। तो जेल के अंदर जाने के बाद उसका जो जीवन है जी, ये डॉक्यूमेंट्री मेनली उस पर फोकस करती है कि किस तरीके से वहाँ वो रहता है। बहुत सारी परेशानियाँ हैं, उसे पता है कि वो जेल में है, वो अपने घर वालों से नहीं मिल सकता है, कैद में। तो जेल प्रशासन क्या करती है उनको ठीक करने के लिए, प्लस जेल प्रशासन के वो सारे काम कि कैसे वो जब अपनी सजा पूरी करके बाहर आएगा तो जो समाज है उससे वापस कैसे जुड़ पाएगा। जी बिल्कुल। तो उसके लिए जो कार्य करवाए जाते हैं वहाँ पे उनको बहुत सारे काम सिखाए जाते हैं, जैसे कि बेकरी होती है, हैंडीक्राफ्ट्स के काम होते हैं, फर्नीचर्स बनाना, फार्मिंग करना, ये सारे बहुत सारे काम होते हैं जो उनको सिखाए जाते हैं। तो जब वो समाज में वापस आए अपनी सजा पूरी करके तो कुछ काम शुरू कर पाए। तो डॉक्यूमेंट्री मेनली उन्हीं सब्जेक्ट पे फोकस करती है कि जेल के अंदर का जो जीवन है वो होता क्या है। मतलब बाहर से तो समाज का एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि जेल में खराब है और सब कुछ, बट एक्चुअली वहाँ भी आम आदमी ही है, कुछ कारण से वो आ गए हैं जेल में। उसके पहले और बाद में तो एक आम आदमी ही है वो। जी। तो मेनली उस पर फोकस करती है मेरी फिल्म। जी, तो हर्षित जी, आपने पर ये ऐसा कैसे सोचा कि आप देहरादून की ही जेल में जाके इस डॉक्यूमेंट्री को शूट करना चाहेंगे? एक्चुअली ऐसा कुछ सोचा नहीं था देहरादून का, मतलब कभी ये ख्याल था अंदर की जेल के अंदर की लाइफ कैसी होगी, और जब आप कहीं थॉट सोच रहे होते हो तो धीरे धीरे आप वैसे पहुंच भी जाते हो उस तरीके से।
मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं देहरादून जी। में जो कि फिल्म मेकिंग का काम करते हैं, तो उनको एक तरीके से पता चला कि यार देहरादून में जेल है, अपन बात कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि हम कुछ मिलके फिल्म बनाते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। फिर हम सब ने मिलके कुछ मीटिंग्स रखी वहाँ की जो जेल की आईजी हैं जी। उनसे। अच्छा। तो फिर आईजी भी उन्होंने बोला कि ठीक है, हम कुछ ऐसा करके दिखा सकते हैं कि समाज को दिखा सकते हैं कि जेल के अंदर का एक्चुअल जो सच्चाई है और एक जेल प्रशासन क्या काम कर रही जी। है। तो ये एक पूरा थॉट वैसे शुरू हुआ और जी। देहरादून में ही मेरे फ्रेंड्स थे, तो वहाँ ही बात शुरू हुई। तो एक तरीके से मेन, हाँ, जी। देहरादून की जेल। पर प्रिजन की ही, जेल की ही लाइफ आप शूट करना चाहते हैं, ये निर्णय आपने कब और कैसे लिया? ये निर्णय एक्चुअली एक फिल्म देखी थी मैंने, द शॉशैंक रिडेम्पशन करके। जी। हाँ, तो बहुत पुरानी फिल्म है एक्चुअली, एंड जब रिलीज हुई थी तब वो फ्लॉप हो गई थी। बट आज हम देखेंगे तो तब से लेकर आज तक वो नंबर 1 फिल्म है। जी। वो जेल लाइफ को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करती है, बट वो बाहर की जेल है, अमेरिकन जेल है। अच्छा। मैं चाह रहा था कि इंडियन जेल में कैसा होता होगा माहौल, इंडियन जेल को आप दर्शाना जी, चाहते थे जी। दर्शकों के सामने। तो हालांकि हर जेल का मुझे नहीं पता, बट जिस जेल में मैं गया उस जेल की कहानी मेरे फिल्म में आपको मिल सकती है। जी। जी। तो हर्षित जी, पर मुझे ऐसा लगता है ना कि हमारे दर्शक ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि किस तरह हम भी आपकी इस फिल्म को देख सकते हैं, कहाँ हमें देखने को मिलेगी? फिलहाल तो ये फिल्म फेस्टिवल्स में है, मतलब इसे किसी ऐसे OTT या फिर यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया गया है। कुछ कुछ फेस्टिवल्स में चल रही है, जैसे अभी ग्वालियर फिल्म फेस्टिवल में जीती है ये फिल्म। तो अभी तो फेस्टिवल्स में चल रही है। इन फ्यूचर अगर इसे हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो बेसिकली मतलब मेरे ख्याल से सब फिर वहाँ पे ज़रूर देख पाएंगे इस फिल्म को। तो हर्षित जी, पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आप हमारे दर्शकों को दूरदर्शन पे ये फिल्म दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं बिल्कुल। पर हर्षित जी, मैं ऐसा भी जानती हूँ कि आप काफ़ी MP गवर्नमेंट के साथ, दिल्ली गवर्नमेंट के साथ और भी अलग अलग तरह के प्रोफेशनल शूट्स, फिल्म मेकिंग, एडवर्टाइजमेंट पे काम करते हैं। तो किस तरह के आप काम करते हैं? जो शुरुआत हुई है फिल्म मेकिंग की, फिल्म बनाने से पहले लिखने की शुरुआत हुई है। जी। मैं लिखता था और अभी भी लिख रहा हूँ कंटिन्यूसली। तो दिल्ली गवर्नमेंट के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स लिखे मैंने, जैसे कि आजकल एक बहुत स्कैम चल रहा है, डिजिटल अरेस्ट। बिल्कुल। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने कुछ कुछ उनको फिक्शंस लिख के दिए कि किसी तरीके से हम इन फिल्म्स के थ्रू जनता को अवेयर कर पाएँ, गवर्नमेंट ही अवेयर कर पाए कि ये सारे स्कैम्स चल रहे हैं। और उसके बाद ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर के और भी जो कुछ कुछ स्कैम्स चल रहे हैं। MP गवर्नमेंट के कुछ एड्स हैं, जैसे कि जो स्कीम्स आ जाती हैं, जैसे मध्य प्रदेश की जो भी स्कीम्स हैं, तो उससे जल से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उससे रिलेटेड, तो कुछ कुछ एड फिल्म्स, कुछ कुछ ऐसे यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज। मेरे फादर भी डॉक्यूमेंटली फिल्म मेकर हैं, तो वो भी ट्राइबल्स के लिए काफ़ी काम करते हैं। तो उनकी स्क्रिप्ट्स में कभी कभी उनकी हेल्प कर देना। तो ये मेनली जो शुरुआत हुई वो लिखने से हुई, और अभी मैं दोनों ही काम करता हूँ, लिखता भी हूँ और फिल्म बनाता भी हूँ। तो दर्शकों, आइए आपको दिखाते हैं हर्षित जी की कुछ छोटी फिल्में। तो गाइस नाउ मैं जिस दिन पहले दिन यहाँ आया, मेरे लिए एक नई जगह थी, उम्मीदों से परे था। कभी सोचा नहीं था कि जेल की इन 4 दीवारियों में आना पड़ेगा। बट स्टिल फॉर नेक्स्ट 7 डेज, 7 दिनों तक मुझे लगा कि मैं एक सपना देख रहा हूँ और शायद जब आँख खुलेगी तो अपने बिस्तर पर रहूँगा घर के, बट ऐसा हुआ नहीं। दीवार के उस पार है सलाखों के द्वार, एक आस में खड़ा है वो कैदी बेजार, गिन रहा सलाखें वो बुन रहा है दिन, खत्म होगी गिनती है बस ये इंतजार। एक कैदी का आरंभिक जीवन जेल में अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है। स्थानीय माहौल, अजनबी साथियों का सामना और सीमित स्वतंत्रता की भावना इस समय को और दुखद बना देती है। जेल पे मैं रहना बहुत मुश्किल है मेरा, जो हम अपने बच्चों से मिल भी नहीं सकते, और मिलते तो हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए मिलते हैं। पर जब मैं जेल में सज़ा पड़ी है मुझे, तो मेरी बेटी ने एक सुसाइड कर लिया 11 महीने बाद। अंदर उसके
भीतर जो है बहुत द्वंद्व चल रहा होता है। नंबर 1 उसने जो अपराध किया है उसकी वजह से, दूसरा जो है जिस परिस्थिति में अंदर आएगा तो उसकी लाइफ पता नहीं किस तरीके से होगी, तीसरा ये भी हो सकता है कि पिक्चरों में जिस तरीके से अंदर का जो माहौल दिखाया जाता है, कई तरह से वो जो है मानसिक द्वंद्व में रहता है। कैदी के जेल में दाखिल होने के बाद सभी दैनिक औपचारिकताएं होती हैं। उसकी सभी डिटेल्स नोट करना, उसका बैरक आवंटन, कार्य निर्देशन। अक्सर कई कैदी मानसिक तनाव से जूझ रहे होते हैं। अपनों से दूरी उसके जीवन को अत्यधिक दुखद और भयावह बना देती है। लोग बस देखा नहीं जाता यहाँ लोगों की तरफ, अकेलेपन में अपने परिवार को, अपने घर वालों को सोच सोच के रोते हैं, परेशान होते हैं। किन्हीं के घर में कोई चीज़ हो जाती है, उसको जा नहीं पाते घर में। इन लोगों को रोते हुए देख देख के मुझे भी रोना आता है बहुत ज़्यादा। जेल में रहने से कैदी समाज से कट जाता है और अधिकांश सामाजिक सुविधाओं से वंचित रह जाता है। मेरी देवी जैसी माँ, जिसने पिता का भी फर्ज निभाया, जिसने मेरी उस जिंदगी को भी स्वीकार किया था जो अगर आज मैं बताना शुरू करूंगा तो अंधकार से भरी हुई है। बट एक दिन सडनली मेरे को न्यूज़ मिली कि आपकी मम्मी की डेथ हो गई है। तो गुमटी पर मुझे किसी ने बुला के जब खबर दी तो दैट मोमेंट वाज, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन द वर्ड्स। जेल की ऊंची ऊंची दीवारें कैदियों को मानसिक चिंता से ग्रसित कर देती हैं। गेट के अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं रहती। तो ऐसे स्थान पर पहुंचने के बाद व्यक्ति निश्चित रूप से एक डिप्रेशन कह लीजिए, एक डिस्ट्रेस कह लीजिए, एक चिंता के उस वातावरण में आ जाता है। मेरी माताजी थी, नाना नानी थे। बाकी अब जब से जेल में घुसा हूँ ना माताजी एक्सपायर हो गई, उसके बाद फिर सब एक्सपायर हो गए। कोई भी नहीं रहा, मैं ही बचा अकेला। सर बहुत कुछ खो दिया मैंने तो, अपना बचपना भी खो दिया और अब 40-41 साल की उम्र होने को आ रही है। ऐसे में कैदी की असहजता को देखते हुए जेल प्रशासन उसके मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए कई कदम उठाता है। क्राइम की वजह से उसका पूरा जीवन जो अंधकारमय हो जा रहा है, उसको किस तरीके से हम पॉजिटिव उसमें ले आए कि कल के दिन जब वो बेल में या सजा पूरी करने के बाद बाहर जाए तो मुख्य धारा से जुड़े। अक्सर आध्यात्मिक शिक्षा, परामर्श और मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता से संयुक्त सत्रों का आयोजन किया जाता है। इसके जरिए कैदी को नए दृष्टिकोण और सकारात्मक मार्गदर्शन का अवसर मिलता है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हो सके। मैंने देखा कि मैं कारागार में ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे औरों के जीवन को और स्वयं के जीवन को अंधकार से बचाया जा सके। तब मुझे प्रेरणा वहीं से मिली कि मैं योग से लोगों को जोड़ सकता हूँ, जिसके द्वारा वे तनाव से भी बचेंगे। कैदियों को पढ़ने के लिए पुस्तकालय तथा पाठ्य कक्ष हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु इग्नऊ का डिस्टेंट लर्निंग सेंटर भी कारागार में उपलब्ध है। और जामुन एक तो 2 किस्म के होते हैं, अलग है जामुन जिसको हम बहुत बड़ा मैन पावर है, उनको जो है पॉजिटिव तरीके से हम लोग संभाल के रखे हैं। उसको जिस हुनर में वो लोग काम करते हैं वहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको मौका दें। उनके स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास के लिए हस्तशिल्प के कई काम सिखाए और करवाए जाते हैं, जैसे खेती करना, विभिन्न तरह की सब्जियां उगाना, लकड़ी के बने हुए फर्नीचर बनाना, कुर्सी, टेबल, अलमारियां, हाथों से प्रचालित औजारों की सहायता से विभिन्न प्रकार की दरियों का निर्माण होता है। जब से जेल में आए तब से ये काम सीखे। 2013 में चला है काम, जब से आप इसमें काम करते। मिट्टी चूना और सीमेंट से मजबूत और टिकाऊ गमले बनाए जाते हैं। जेल के बेकरी और पाकशाला में खाना बनाने से लेकर भोजन वितरण स्थल पर भोजन बांटने तक का सभी काम कैदियों के द्वारा ही किया जाता है।
ऐसे कई कार्यों के बदले उन्हें आर्थिक सहयोग भी मिलता है, जो कि उन्हें समाज में पुनर्निर्मित करने में सहयोग देता है। यदि कोई व्यक्ति संगीत या गाने बजाने में रुचि रखता है तो उन्हें उसके लिए भी समय आवंटित है तथा 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे शुभ अवसरों पर उन्हें कारागार में सभी के सामने प्रस्तुति देने का मौका भी दिया जाता है। कारागार में एक रेडियो स्टेशन भी है जिसकी फ्रीक्वेंसी जेल की सीमाओं तक सीमित है। जिज्ञासु कैदियों को यहाँ भी निर्धारित समय दिया जाता है। हमेशा से आपको खुश करता, आपको एंटरटेन करता, ये है आपका दून जेल रेडियो। मैं एक कैदी की बनाई हुई पेंटिंग भी आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये बहुत ही टैलेंटेड लड़का है जो जेल के अंदर है और बहुत अच्छी पेंटिंग्स करता है। इसकी पूरी एक एग्जीबिशन भी हम लोगों ने जेल में लगवाई थी। और ये जो पेंटिंग है इसमें भी जो उसने लिखा हुआ है, ये एक एजुकेटेड लड़का है। उसने लिखा है बार्ड्स डू नॉट डिफाइन हु आई रियली एम, डोंट जज मी। तो ये एक मैसेज है समाज के लिए, क्योंकि समाज कोई भी अगर जेल जाता है तो कैदी को जजमेंटल दृष्टि से समाज देखता है और उसको एक बुरा आदमी समझता है, लेकिन वो भी एक इंसान है और ये भी नहीं पता कि किन परिस्थितियों में उससे गलती हुई है। तो अगर वो सुधरने का प्रयास कर रहा है तो हम सब लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए। लोगों को समझाएंगे जो भी मिलेगा कि ये चीज़ों में ना पड़ें। जरा सा गुस्सा, जरा सा नशा ज़िंदगी पूरी बर्बाद करके रख देता है। थोड़े से गुस्से में लोग झगड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचा देते हैं। हर समय यही चिंता रहती है कि हम जेल से बाहर जाएं, जेल से बाहर जाएं। कैसे जाएं हम जेल से बाहर? और यहाँ जो भी आता है वैसे सुधर के ही जाता है। अगर सोचने वाला इंसान हो तो ठीक होके ही जाएगा, अगर हम कितने भी बुरे हों। उनके रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए जेल प्रशासन द्वारा मेडिकल फैसिलिटी भी उपलब्ध है। कैदियों के अंदर छिपे कला, योग्यता और समाज में पुनर्जुड़ाव की इच्छाओं को एक मौका चाहिए, और एक मौका ही तो जिंदगी है। इतना कुछ खोने के बाद जो मैं मानता हूं कि जेल जिंदगी बदलता है। अगर आज मैं एक पूरी टॉप लिस्ट निकालूं तो बाहर भी काउंसलर था, यहाँ भी प्रशासन ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मुझे मौका दिया है कि मैं यहाँ शब्दों की सेवा करता हूँ। सबसे पहले मैं क्वारंटाइन के लोगों को संभालना शुरू करता हूँ, उनको स्टार्टिंग में ही एक दिशा दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है ना कि विचारों की दशा नहीं बदलेगी तो जिंदगी की दिशा कभी नहीं बदलेगी। क्योंकि समाज कैदियों को जब एक्सेप्ट करेगा जस्ट लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, तो तब वो फिर से एडजस्ट हो जाएंगे अपनी लाइफ में जहाँ भी वापस जाएंगे। जो जेल प्रशासन और सरकार प्रयास कर रही है वो अधूरा रह जाएगा अगर समाज उसमें आगे बढ़ के नहीं आएगा। वो भी आपके और हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं और किसी गलती से वो जेल में आ जाते हैं, अब वो ठीक होके सुधर के बाहर जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ उनको एक्सेप्ट करिए। ये क्रिएटिविटी मैं जानना चाहूँगी, क्या आप में बचपन से थी या किस तरह आपको प्रेरणा मिली कि मैं फिल्में बनाऊँ, और ये क्रिएटिविटी की प्रेरणा आपको किस तरह मिली? प्रेरणा मतलब अगर मैं से जर्नी स्टार्ट करूँ तो फिल्म बनाना तो एक बाद में शुरुआत होती है। जो हिंदुस्तान के जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो सबसे पहले एक्टिंग करने से शुरुआत करते हैं जी। कि फिल्में देखी, थिएटर, तो फिल्में देखी तो सबसे पहले समझ में आता है कि यार एक्टिंग करनी है जी। तो मेरी भी नॉर्मल शुरुआत वैसी हुई थी कि एक्टिंग करना है, तो एक्टिंग करना है तो सीखे कहाँ जी। तो पता चलता है धीरे धीरे कि थिएटर कुछ एक चीज़ होती है। तो शुरुआत मेरी तो थिएटर से हुई, थिएटर में एक्टिंग करते से। तो मेन जो जर्नी है वो वहीं से शुरुआत हुई कि थिएटर करें। तो फिर मैं अभी फ़िलहाल मैं भोपाल में हूँ, तो भोपाल में स्कूल्स में जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि मैं केवी से पढ़ा हूँ, तो केंद्रीय विद्यालय में सोशल साइंस एग्जीबिशन करके एक एग्जीबिशंस होते हैं ऐसे बहुत सारे, जहाँ पे बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। हर तरीके से उनको बहुत सारे डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो स्किट्स प्रोग्राम्स होते हैं। तो वहाँ पे मैं मोनो एक्टिंग स्किट प्रोग्राम्स करने से मेनली जो शुरुआत है मेरी वहाँ से हुई। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली से किया, दिल्ली विश्वविद्यालय से। तो मेरा ये निर्णय ऐसा ही था कि दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है,
तो मैं ऐसे सोचता था कि जितना ज़्यादा मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से करीब रहूँगा तो वहाँ का एक माहौल समझ पाऊँगा, वहाँ कैसे हम सेलेक्ट हों उसका एक प्रोसेस समझ पाऊँगा। तो इसीलिए दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और वहीं दिल्ली में थिएटर करने लगा। तो 3 साल लगभग वहाँ थिएटर किया तो पता चला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अगर हमें सेलेक्ट होना है तो एक तरीके से पूरे इंडिया का कल्चर वो आपको सेलेक्ट करते हैं। तो आपको अगर अपना कल्चर नहीं पता है तो आप कैसे करेंगे। तो मैं क्योंकि मध्य प्रदेश का हूँ तो मध्य प्रदेश का फोक कल्चर, फोक थिएटर जानने के लिए मैं वापस मध्य प्रदेश आया और मैंने जाके सीधी जो जिला है सीधी में काफ़ी फोक थिएटर होता है, तो सीधी में जाकर मैंने फोक थिएटर वहाँ पे जाके कुछ समय वहाँ पे रह के फोक थिएटर सीखा। वहाँ पे जो लोकगीत होते हैं, लोक नृत्य होता है, इस प्रकार के जितने भी काम होते हैं वहाँ पे मैंने वो सब सीखे और धीरे धीरे करके ऐसे ही फिर क्लासिकल थिएटर सीखा संस्कृत विश्वविद्यालय में। जी, यहाँ भोपाल में संस्कृत विश्वविद्यालय है, वहाँ पे एक नाट्य शास्त्र अनुसंधान केंद्र है। राइट नाउ आई एम स्टूडेंट, मैं वहाँ से मास्टर्स कर रहा हूँ नाट्य शास्त्र में। मैं आपसे यही पूछने वाली थी क्योंकि कई सारे लोग एक्टिंग और फिल्में स्टार्ट कर देते हैं बनाना, पर वो एकेडमिकली उसमें इतने इंटरेस्ट नहीं हो पाते हैं। तो मैं ये क्या आपको फिर इसमें कोई एकेडमिक मुकाम भी हासिल है? जैसे कि अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ तो मेरा मास्टर्स कंप्लीट होने वाला है, ये नाट्य शास्त्र एंड इंडियन थिएटर पे है। तो ये जो एक तरीके से मैं प्रैक्टिकली तो सीख ही रहा हूँ बाहर थिएटर करते हुए, साथ साथ में मैं यहाँ पढ़ाई भी कर रहा हूँ उसकी कि इंडियन थिएटर और नाट्य शास्त्र जो एक बहुत बड़ा शास्त्र है नाट्य को लेकर के, एक्टिंग को लेकर के। हमारे यहाँ के जितने भी क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं सारे ही उससे ही इवॉल्व हुए हैं, नाट्य शास्त्र को ही लेकर सब नाट्य शास्त्र को ही फॉलो करते हैं। चाहे वो भरतनाट्यम हो, चाहे वो ओडिसी हो, कोई भी हो, जो जितने भी डांस फॉर्म्स हैं जो क्लासिकल हैं और क्लासिकल के इतर भी हैं वो सारे नाट्य शास्त्र को ही फॉलो करते हैं। तो मेरी जो शुरुआत है एक तरीके से पढ़ने की वो नाट्य शास्त्र यहीं से हुई और यहाँ मैं क्लासिकल थिएटर भी कर रहा हूँ जो कि प्रॉपर संस्कृत में होता है। संस्कृत भाषा में यहाँ पे नाटक होते हैं, संस्कृत भाषा में यहाँ पढ़ाई होती है। तो एक तरीके से हम शास्त्र को समझ पाते हैं, संस्कृत को समझ पाते हैं, अपनी संस्कृति को समझ पाते हैं। जी बिल्कुल। तो एक ये भी रहा जो पढ़ाई का जो मेरा वो रहा। और उसके बाद मैं इसके इन्हीं बीच में मुझे पता चला कि कोलकाता में एक माइम इंस्टीट्यूट है। माइम एक प्रकार का अभिनय है जो कि मूक अभिनय कहते हैं उसे। मूक अभिनय। आप साइलेंटली उसमें एक्ट करते हो, आप फेस पे पेंट करते हैं, व्हाइट पेंट होता है और यहाँ पे लाइक बड़े बड़े आईब्रोज और बनाए जाते हैं। अच्छा। एंड फिर आप एक्ट करते हो, उसमें आप डायलॉग्स नहीं बोलते हो। और वो मेनली तो वो अगर ऐसा बोलें तो कहा जाता है कि फ्रेंच आर्ट है मगर मैं अभी नाट्य शास्त्र पढ़ रहा हूँ क्योंकि तो मुझे समझ में आता है कि ये नाट्य शास्त्र का ही पोर्शन है। नाट्य शास्त्र में ही हम अगर 4 अभिनय की बात करते हैं, चतुर्विध अभिनय, तो उसमें आंगिक अभिनय जो पहला यानी कि बॉडी थ्रू एक्टिंग थ्रू बॉडी, उसमें आंगिक अभिनय के बारे में हमें बहुत सारे लगभग 8 से 9 चैप्टर्स आंगिक अभिनय के बारे में पता चलते हैं। तो वो मुझे वहाँ भी पता चला। तो ये इट्स नॉट लाइक कि ये फ्रेंच आर्ट है या बाहर का आर्ट है, ये इंडिया में भी है। और इसीलिए मैं माइम सीखने गया कोलकाता। तो कोलकाता में मैं कुछ समय रह के मैंने माइम आर्ट भी सीखा, एक टाइप की एक्टिंग है। और फिर ये क्लासिकल थिएटर चल रहा था, साथ में मैं भोपाल में अलग अलग थिएटर ग्रुप्स के साथ मिलके अलग से थिएटर भी, अमेचर थिएटर भी कर रहा था। और यही पूरा एक जर्नी है कि थिएटर करते करते थिएटर में हर टाइप के चीज़ें होती हैं। आप डांस करते हो, आप म्यूजिक करते हो, आप सेट्स बनाते हो, आप एक एक चीज़ करते हो। क्या आपको बचपन से ही शौक था फिल्म्स का, एक्टिंग का, या कहीं बाद में आपने सोचा? बचपन कैसा रहा आपका? बचपन अच्छा ही रहता है, जैसे नॉर्मली सभी बच्चों का रहता है वैसे ही बचपन रहा है। कुछ ऐसा मतलब सब बहुत बढ़िया रहा। मेरे यहाँ कोई ऐसे किसी भी चीज़ को लेकर के फोर्स या प्रेशर मेरे पेरेंट्स के द्वारा तो बिल्कुल नहीं रहा कि आपको यही करना है। मेरे पिताजी ने हर तरीके से खुला छोड़ा हुआ है कि आप जो सोचते हैं। और बचपन भी बहुत अच्छा ही रहा। बचपन से अगर देखें तो ये नहीं था कि मुझे हमेशा से एक्टिंग ही करनी है, ऐसा कुछ सोचा नहीं था। शुरुआत में मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था। हाँ, मैं नॉर्मली जो फिल्म्स देखता था वो फौज से रिलेटेड ही देखता था, जैसे कि टैंगो चार्ली है, लक्ष्य है। तो ऐसा एक लगता था कि आर्मी में ही जाना है। तो इनिशियली एक्सप्लोर नहीं किया था ये चीज़। हालांकि मैं स्कूल में ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट बहुत करता था, जैसे कि फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है। मुझे याद है जो पहला कुछ मैंने पार्टिसिपेट किया था वो नर्सरी में लालू प्रसाद यादव बना था। तो मेरे चाचा ने एक ऐसे ही डायलॉग दे दिया था मुझे कि स्टेज पे जाके बोलना कि अगले पंचवर्षीय में हम ही अपनी सरकार बनाएंगे, ऐसा कुछ। तो जो शुरुआत थी मेरी वहीं से हुई थी कि फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में लालू प्रसाद यादव बनने से धीरे धीरे, मतलब उसको इस तरीके से कभी सोचा नहीं था। हम छोटे में सोचते नहीं है ना कि हमें क्या करना है, हम बहुत कम चीज़ें सोचते हैं। अगर कोई सवाल पूछता है तो फटाक से जो सुना है वही जवाब आ जाता है। एक्टिंग तो बहुत अलग है।
फिर धीरे धीरे जो मुझे अभी मैं देखता हूँ अगर पीछे, तो मैं 8-9 साल का था तो अपनी दीदी के साथ घर में अंदर के कमरे में बैठ के जो बगल वाली आंटियां हैं और उनके जो बच्चे हैं उनकी एक्टिंग करता था मैं। तो वो एक जो छोटा कीपैड फ़ोन में कैमरा होता है जी। पुराने फ़ोन्स में, उसी में वो शूट करती थी मुझे। अच्छा जी। और मैं बहुत मस्ती के साथ, हम दोनों कुछ इस तरीके से नहीं कर रहे थे कि एक्टर बनना है या कुछ करना है, हम बस मज़े कर रहे थे उसमें। मज़े कर रहे थे आप? जी। जी। तो वहाँ से एक तरीके से अगर मैं देखूँ तो एक एक्टिंग करने की जो है शुरुआत वहाँ से हुई। उसके बाद स्कूल के कॉम्पिटिशन्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जो छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जी। और लेटर जब मैं 11th क्लास में था तब मैंने एक तरीके से थोड़ा सा निर्णय लिया कि मैं थिएटर करूँगा जी। और थिएटर करते करते ही मैं देखूँगा कि अगर मुझे थिएटर करना है या फिल्में करनी है। तो 11th में ही थिएटर को एक्सप्लोर किया, 11th में ही फिल्मों को एक्सप्लोर किया जी। और धीरे धीरे फिल्मों की तरफ ज़्यादा मेरा थोड़ा सा रुझान रहा। थिएटर भी करता अच्छा। हूँ, कंटिन्यूसली थिएटर करता हूँ, जी। बट फिल्मों की तरफ ज़्यादा रहा कि मुझे लगा फिल्म एक बड़ा माध्यम है अपनी बात कहने के लिए। कुछ भी बताना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना हो तो फिल्म बहुत ज़रूरी है। एक तरीके से बहुत प्रमोशन के लिए भी, अपना मैसेज के लिए भी, या फिर किसी भी चीज़ के लिए फिल्म बड़ा माध्यम है। क्योंकि हर्ष जी अभी आपने बोला कि फिल्म एक बहुत बड़ा माध्यम है, तो मुझे एक प्रश्न और आता है मन में कि क्या फिल्में एक एजुकेशन की तरह, एजुकेशन को माध्यम लेके भी इसको सर्व कर सकती हैं फिल्म? बिल्कुल कर सकती हैं। अगर आपका मोटिव क्लियर हो, सब्जेक्ट क्लियर हो, तो हम बिल्कुल उसको एजुकेशन के पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड फिल्म्स भी बनती हैं, चाहे वो कोई भी हो। जैसे कि मैंने फिल्म बनाई थी, मैं एक्चुअली संस्कृत यूनिवर्सिटी में हूँ जहाँ नाट्य शास्त्र से पढ़ रहा हूँ, तो मैंने यहाँ एक फिल्म बनाई थी भाषा शिक्षण के ऊपर कि लैंग्वेज को किस तरीके से सिखाया जाए, संस्कृत भाषा को किस तरीके से सिखाया जाए, इसके ऊपर मैंने एक फिल्म बनाई थी जो कि संस्कृत कॉम्पिटिशन्स में भी वहाँ फर्स्ट प्राइज उसको मिला था। आपने संस्कृत में एक फिल्म बनाई है? जी। भाषा शिक्षण नाम है? भाषा शिक्षण। क्या बात है हर्ष जी, हमें बताइए इस बारे में। तो मेनली अगर इसका एक छोटा सा कहानी बताऊं कि बेसिक आउटलाइन जो फिल्म की है वो यही है कि एक बच्चा है जो नया नया संस्कृत विश्वविद्यालय में गया है, वो बाहर से है, वो इसके पहले इंग्लिश स्कूल से पढ़ा है तो उसको ज़्यादा संस्कृत का नॉलेज नहीं है, बट वो नई भाषा सीखने के लिए एक उत्साह में संस्कृत कॉलेज गया हुआ है। तो वहाँ का कल्चर देख के कि सभी संस्कृत में बात कर रहे हैं तो बहुत परेशान हो जाता है। तो किस तरीके से वहाँ उसकी परेशानी देखकर वहाँ के जो उसके सीनियर्स हैं उसकी हेल्प करते हैं इस नया भाषा को सीखने में, कि वो बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, और एक फन और इजी वे में किस तरीके से उसको भाषा सिखाते हैं और एक तरीके से उसकी तरफ पढ़ने के लिए उत्सुक और उसकी उत्सुकता बढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो मेरी जो फिल्म है पूरी उसी पे फोकस करती है, उसी चीज़ पे। एक प्रश्न और आता है कि लैंग्वेज और डिक्शन का बहुत महत्व होता है किसी फिल्म में, कितनी सच्चाई है इस बात में? होता भी है और नहीं भी होता है, डिपेंड करता है कि आपका किरदार कैसा है, आपकी कहानी कैसी है जी। यदि आपकी कहानी किसी जैसे कि मध्य प्रदेश में भोपाल की कहानी है, तो भोपाल की नॉर्मली लोग जो आजकल भाषा या बोलें या बोली कहें तो वो एक जो बन्ने खां या फिर सुरमा भोपाली की बोली है, मेनली हम उस पर फोकस करते हैं, मगर सिर्फ वही बोली नहीं है भोपाल की। भोपाल में नवाब रहे हैं, भोपाल में बेगमों का शासन रहा है, तो यहाँ पे एक जो उर्दू है, नवाबों की जो भाषा है वो भी रही है। तो मेनली डिक्शन और लैंग्वेज वहीं इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपका किरदार और आपकी कहानी क्या बात कर रही है। यदि आपका किरदार छोटी जगह का है, जिससे हिंदी नहीं आती, सा और शा में भेद नहीं पता है, हर जगह वो सा ही बोलता है, तो वो उसका डिक्शन, अगर किरदार वैसा है तो जो एक्टर है उसका डिक्शन वैसा रहेगा। लेकिन अगर आपका किरदार पढ़ा लिखा है, एक तरीके से अच्छी जगह से बिलोंग करता है, वेल इन्फॉर्म्ड है, वेल एजुकेटेड है, तो उसकी भाषा और उसका डिक्शन उस प्रकार से होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हर्षद जी, ये तो हमने अभी लैंग्वेज और डिक्शन के बारे में बात की थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, हम दर्शकों को बता दें कि ऐसे कई सारे शब्द होते हैं फिल्मों में जो हमने आमतौर पे सुने तो होते हैं, पर इसका महत्व समझना हमारे लिए एक लेमैन की तरह हम इसको समझ सकते हैं, उसके आगे समझना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। जैसे DOP एक शब्द है जो हम कॉमनली सुनते रहते हैं हर्षद जी, प्लस लाइटिंग का मुझे लगता है कि बहुत महत्व होता है, फोटोग्राफी, एंगल, जैसे कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इन सब का कितना महत्व हो सकता है एक मूवी बनाने में? महत्व तो हर चीज़ का है। फिल्म बनाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, टीम वर्क है, मतलब इजी जॉब बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, प्लस सब लोगों का साथ में काम करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि टर्म है DOP, इसे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कहते हैं। जो भी मतलब कैमरा से रिलेटेड जो भी हम आपको स्क्रीन पे देखेंगे या फिर जो भी आप देखते हैं, उसके पीछे एक डायरेक्टर होता है कि मुझे ऐसा शॉट चाहिए, इस एंगल में इतने लोग चाहिए, ये चाहिए, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसका कोई एक निर्णायक होता है
कि मुझे यही फ्रेम चाहिए, उसी को डीओपी कहते हैं। डीओपी कई बार कैमरा ऑपरेट भी कर रहे होते हैं, मेनली तो डीओपी ही ऑपरेट करते हैं। कई बार ये भी होता है कि डीओपी एक होता है ना, उसके पास कैमरा असिस्टेंट्स होते हैं, कैमरा चलाने वाले लोग होते हैं, वो बता देता है कि मुझे ये शॉट चाहिए तो आप ऐसा निकाल दो, तो वो उस तरीके से उसको शूट करते हैं। अच्छा, बात रही लाइटिंग की, तो लाइटिंग भी बहुत ज़रूरी है जी। अगर किसी के लाइटिंग उतना ही ज़रूरी है, अगर आपको मेन आपके कैरेक्टर पे फोकस देना है जी, और अगर वो दिखेगा ही नहीं, कैमरे में अगर लाइट नहीं रहेगी तो वर्क नहीं करेगा, हमारी बिल्कुल आंख की तरह जी। अच्छा, मुझे लगता है फेस कट भी थोड़ा चेंज हो जाता है। हाँ बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल फेस कट। अगर आप इस तरफ से लाइट डालेंगे तो अलग हो जाएगा, ऊपर से लाइट डालेंगे तो अलग हो जाएगा, उसकी शेडोज किस तरीके से हमारे चेहरे पे पड़ती हैं, पूरा एक तरीके से कई बार हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को भी चेंज कर देता है। जिस बार आप कई बार हॉरर फिल्म्स में देखते होंगे तो कैमरे को अगर किसी सामने पर्सन को छोटा दिखाना है तो ऊपर से ले लिया जाता है, बर्ड्स व्यू, अगर मैं सही कह रही हूँ तो उसको बर्ड्स व्यू कहते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। हाँ, बर्ड्स व्यू होता है, एकदम बिल्कुल लो एंगल ले लिया जाता है सामने की, डराने के लिए, दिखाने के लिए। तो कैमरा एंगल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस लाइट्स इंपॉर्टेंट है। नहीं, वयम तु रक्षक मात्रः, रक्षणमेव अस्माकं धर्मः, गोधने अस्माकं स्वामित्वं नास्ति। कथं नास्ति स्वामित्वं? कथं नास्ति स्वामित्वं? यः रक्षति स एव उपभोगस्य अधिकारी। सत्यम। नहीं, गोधने अस्माकमेव अधिकारः। यद्देवः तद्दातुं न इच्छन्ति तर्हि वयं तद्बलेन प्राप्स्यामः। परं देवा अस्मत् अपेक्षा बलवत्तरः, तैहि संघर्ष सर्वथा अशक्य। यदि युद्धेन गोधनं प्राप्तुं न शक्यते तर्हि तत् कपटेन प्राप्स्यामः। श्वः आदिनं यावत् धेनवः स्वेच्छया चरन्ति, परं रात्र्यागमे तासां प्रत्यागमनकाले काश्चन धेनवः अपहरणीयः, अस्माकं देशं च नेतव्यः। एवमेव करणीयं प्रतिदिनम्। अनुमतम् 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 अनुमतम्। साधु महोदय, इदं स्निग्धं घृतम्, अस्य आस्वादनेन जिह्वायाः सौख्यम् अनुभवतु। नहि रे महोदय, किञ्चिदेव। अल्पमेव आस्वादनम्। अगर हम अपने फोक में जाते हैं, मेनली जो शुरुआत होती है लोक से होती है, हम कहीं और बाहर से नहीं आते हैं, लोक ही हमारा जो है जुड़ाव है, तो हम देखते हैं कि हमारे लोक में हर प्रकार के मौसम के लिए, हर प्रकार की चीज़ के लिए एक गीत है, डांस है, गीत है। जैसे अभी कुछ ही गर्मी तो है, गर्मी के बाद बारिश का मौसम आएगा, तो बारिश के मौसम में कजरी गाई जाती है। बुंदेलखंड में, बघेलखंड में कजरी एक प्रकार का गीत है जो बारिश के दिनों में गाया जाता है। तो एक तरीके से लोक का पूरा उसमें जुड़ाव रहा है। तो गीत और ये तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। और फिल्म में एक तरीके से मुझे लगता है कि हम इंसान रियलिस्टिक और रियलिज्म तो बिल्कुल एक्सेप्ट करते ही हैं कि जो हमें जैसे दिखता है वैसे चाहिए, मगर इंसान बहुत सपने देखता है, मुझे लगता है, और सपने वो थोड़े से वैसे देखता है जो हकीकत में उसके पास नहीं है, मेनली सपने वो देखता है। और फिल्मों में जो गाने और डांस हैं, मुझे लगता है वो एक तरीके से सपने हैं जो इंसान को उससे असलियत से दूर लेके जाते हैं और थोड़ा सा खुश करते हैं, उसे एंटरटेन करते हैं, मनोरंजन करते हैं उसका। हर्षद जी, भी आपने क्योंकि फोक सिंगिंग की बात की थी, क्या आपने भी फोक सिंगिंग सीखी है? हाँ, मैं ऐसे बेसिकली सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन जितना थिएटर में एक रंग संगीत अलग चीज़ होती है, रंग संगीत। तो रंग संगीत में जब मैं फोक थिएटर कर रहा था तो वहाँ हमने फोक थिएटर में काफ़ी गाने सुने, काफ़ी सीखे। जो मेनली जो बघेलखंड में, हमारे मध्य प्रदेश में बघेलखंड है, वहाँ पे जितने भी फोक थिएटर में गाने गाए जाते हैं, या फोक थिएटर में नहीं, ये कहें कि फोक कल्चर में, वहाँ की कल्चर में जितने लोक गीत होते हैं, वो सब लगभग मैंने सभी वहाँ के गीत सीखे। जी, तो हर्षद जी, क्या ऐसा कुछ एक गाना आप हमें गा के बताना चाहेंगे? मैं कजरी का कुछ 1-2 लाइन सुना सकता हूँ आपके लिए। जो कजरी का मैं जिक्र कर रहा था, प्लीज आप हमें कुछ गा के सुनाइए हर्षद जी, विल बी ऑनर्ड। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे कि गांव में होता है मेरे साथ, वैसे कि जब मैं फोक थिएटर सीख के आया तो चाहे वो मेरी बुआ हो, चाहे गांव में कोई वो शादी चल रही है, तो बोलते हैं हाँ हर्षद आओ गाओ सुनाओ, लोकगीत है। तो कुछ कजरी कुछ ऐसी है कि ये पति पत्नी है, तो पत्नी
बारिश का मौसम आ गया, पत्नी अपने पति से कह रही है कि बरसा है पनिया छिटकी रही गोंदीली, बरसा है पनिया छिटकी रही गोंदीली, चले हो जा बैना स्वामी अपने नैहर बा, चले हो जा बैना। तो पति कहता है, अभी पत्नी कह रही है कि बारिश होने लगी है, कुछ कुछ घास है, कुछ गोंदली एक प्रकार की कुछ घास है वो उग रही है, तो वो कहती है कि मैं अपने नैहर अपने पिताजी के यहाँ जा रही हूँ। तो पति कहता है कि कैसे के जाबे धाना अपने नैहर बा, कैसे के जाबे धाना अपने नैहर बा, बड़ी हो आई ना तोहरे नैहर के नदिया, बड़ी हो आई ना। पति कहता है कि तुम अपने घर कैसे जाओगी, जो रास्ते में जो नदी है उसमें बाढ़ आ गई है, तो किस प्रकार से जाओगी। तो कुल मिला के ऐसी ही है, इसके आगे भी अच्छी अच्छी लाइंस हैं इसकी। तो एक लाइन और सुना देता हूँ कि वो पत्नी कहती है कि चंदन काठी के नैया बन बउबे, ओही होए जा बैना स्वामी अपने नैहर बा, चले हो जा बैना। वो कह रही है कि चंदन की लकड़ी की मैं नाव बनाऊंगी और उसी से चली जाऊंगी। हाँ जी। तो इसके आगे एक और जर्नी है, मतलब मैं सुनाऊं कि ना सुनाऊं? बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनाइए। तो फिर पति कहता है कि बढ़ी आई है नदिया डूबकी जाबू धनिया, बढ़ी आई है नदिया डूबकी जाबू धनिया, टूटी हो जई है ना तोहरे नैहर से नतबा, टूटी हो जई है ना। पति कहता है कि अगर नदी में बाढ़ आ गई और तुम डूब जाओगी तो तुम्हारे जो नैहर से मेरा रिश्ता है, जो तुम्हारे पीहर से रिश्ता है, वो टूट जाएगा। तो पत्नी कहती है कि हम रे नैहर बामा लहूरी बहिनिया, बियाही लीन है ना, हम रे नैहर से नतबा, जुड़ी हो जई है ना। वो कहती है कि मेरे नैहर में मेरी छोटी बहन है, आप उससे शादी कर लीजिएगा तो मेरा रिश्ता नहीं टूटेगा हमारे नैहर से। तो अब अंत में पति कहता है कि हम काना चाही तोहर लहूरी बहिनिया, तोहरे संग ना हम ता जन्म बितौबे, तोहरे संग ना। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी छोटी बहन नहीं चाहिए, मुझे अपना जीवन तुम्हारे साथ ही बिताना है। हर्षद जी, क्योंकि अभी आपने बताया था कि आपने एक्टिंग भी सीखी है, तो क्या आपकी कोई ऐसी भी फिल्म है जिसमें आपने खुद एक्टिंग की है? मैंने एक्चुअली जो संस्कृत फिल्म का मैं जिक्र कर रहा था, तो उस फिल्म में मैंने एक्टिंग भी की है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज भी कम थे और लोग भी कम थे। तो संस्कृत फिल्म में मैंने अपनी एक्टिंग की है। उसमें मैंने कैमरा भी चलाया था, जहाँ पे मेरे सीन्स नहीं है मैं कैमरा चला रहा हूँ, और राइटिंग भी मेरा था, डायरेक्शन भी मेरा था। तो संस्कृत फिल्म में एक्टिंग की है। इसके अलावा मैंने मध्य प्रदेश के कुछ जो एड फिल्म्स होती हैं, जैसे कि इलेक्शन के टाइम पे आ जाती हैं, लोगों को प्रमोट करने के लिए कि आप इलेक्शन डालिए, इलेक्शन में वोट डालिए, वोट क्या है, तो उसके लिए जो रिगार्डिंग फिल्म्स बनती हैं उसमें भी मैंने कुछ अभिनय किया है। और मेरे कुछ एक आध दोस्त हैं जिन्होंने फिल्म्स बनाई है, उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत अभिनय किया है। जी। दर्शकों, क्योंकि हर्षद जी ने अभी इलेक्शन की बात की, इससे पहले भी हमने देखा कि आप हर्षद जी सोसाइटल चेंज पे काफ़ी मूवीज़ बना रहे हैं, जैसे कि जो आपकी अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री भी है, वो भी एक सोशल चेंज पे आधारित एक मूवी आपने बनाई है। तो दर्शकों, क्योंकि फिल्म्स जो होती हैं वो सोसाइटी का ही आईना होती हैं, तो हर्षद जी, क्या आपके ऐसे कुछ प्लान हैं और मूवीज़ बनाने के, या सोसाइटल चेंज आप और मूवीज़ से अपनी लाना चाहते हैं, ऐसे क्या आपने प्लान किया है? बिल्कुल, प्लान्स तो मतलब ऐसा है नहीं, शुरुआत में नहीं था कि कुछ किस प्रकार से फिल्म बनाएंगे, हम सब एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि क्या सब्जेक्ट्स होंगे, क्या अच्छा लगता है। तो फिलहाल जो लगता है कि जो मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं समाज में देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता कि फिल्म्स देखकर कितना प्रभाव पड़ता है लोगों पर, कितना बदलाव आता है। मुझ पर थोड़ा आया है, जो भी मैंने सीखा है फिल्मों से ही सीखा है, बहुत ज़्यादा जो सीखा है। तो मुझे लगता है कि फिल्म्स तो बदल सकती हैं, बहुत ज़्यादा हद तक नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो थॉट इंसान के अंदर आता ही है। एक जो बीज
जी। हम बोल सकते हैं। जी। अब वो कितना बड़ा होता है वो नहीं पता, लेकिन हाँ इन फ्यूचर मेरा बहुत ज़्यादा ऐसा विचार है कि जो सोशल इश्यूज होते हैं उससे रिलेटेड लोगों के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इंसान के पास, मतलब हमेशा ही रही हैं लेकिन आज बहुत ज़्यादा हैं। जितनी ज़्यादा हमारे पास सुविधाएं हैं उतनी ही ज़्यादा परेशानियां हैं जी। तो उसके रिगार्डिंग फिल्म्स बनाने का बहुत ज़्यादा विचार है मेरा। जी। पर किस तरह से आपको ये ऐसे सुझाव आया कि मैं सोसाइटल चेंज पे फिल्म बनाऊं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपकी जितनी फिल्म्स है उसमें एक सोसाइटी को चेंज करने का एलिमेंट ज़रूर जुड़ा रहता है। एक्चुअली ये थॉट ऐसे आया है कि प्रॉब्लम्स में झेल रहा हूँ जी। जो प्रॉब्लम मुझे लगता है कि यार ये मेरे साथ सही नहीं हो रहा है जी। तो क्योंकि मैं सोसाइटी का पार्ट हूँ जी। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई अलग नहीं जी। हूँ। जो मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है वो बहुत लोगों के साथ हो रही है। तो वही है कि आप उसको किस तरीके से बदल सकते हो। अब मैं या तो मैं अगर 11th में जैसे कि ह्यूमैनिटीज़ लिया था जी। तो अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ पढ़ के यूपीएससी क्रैक करके कलेक्टर बनता, आईएएस ऑफिसर बनता तो मैं उस तरीके से चीज़ों को सुलझाने का प्रयास करता। लेकिन मैंने एक अलग दिशा चुनी, फिल्म्स या फिर थिएटर, तो मैं उस तरीके से उसको चेंज करने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे इस तरीके से मैं चेंज कर सकूँ। और क्योंकि हमने बात किया और सब जानते हैं कि बहुत बड़ा मीडियम है जी, बिल्कुल है ना, माध्यम है बहुत बड़ा सिनेमा, तो मेनली यही है कि जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ और करता हूँ उन पे ही कोशिश रहती है और आसपास जो देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं मेरे तरीके से या फिर और भी लोगों के तरीके से, तो यही सब्जेक्ट्स होते हैं। जी जी जी। तो क्योंकि हर्षित जी मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म मेकिंग एक बहुत ही टाइम टेकिंग कह सकते हैं कि प्रोसेस होता है, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है और पेशेंस का इसमें बहुत मुझे लगता है कि महत्व होता होगा। तो किस तरह से आप लोग पेशेंटली लंबे समय तक फिल्म बनाते रहते हैं और किस तरह से पेशेंस आप रखते हैं, ये हमें बताइए। पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि हमें फिल्म बनानी है, मतलब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास और बहुत लंबा है, टाइम टेकिंग जॉब है और टीम वर्क बहुत बड़ा यहाँ पे बहुत जो मुझे लगता है जो बैकबोन है वो टीम वर्क है। फिल्म बनाने का जो बैकबोन है, अगर टीम सही से काम नहीं करेगी आपकी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, क्रिएटिव डिफरेंसेस हो जाते हैं कई बार लोग टाइम पे नहीं आते हैं जी। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि यार फिल्म नहीं बनेगी, मतलब ऑन प्रोसेस जब शूट चल रहा होता है, प्रोसेस हो रही होती है, कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कभी कुछ हो जाती है, आप शूट कर रहे हो एकदम से पता चला कि यार माइक का सेल खत्म हो गया है, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था जिसको जो काम दिया था। तो ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि फिल्म शूट हो गई, एडिटिंग पे रुक जाती है। मतलब अगर दिन में इंडिया में अगर 100 फिल्म शूट हो रही हैं तो मुश्किल से मुश्किल उसमें मुझे लगता है कि 50 से 60 फिल्में तो वो बाहर आ ही नहीं पाती किसी भी तरीके से, शूट के बाद ही रुक जाती हैं वो। उसमें से बहुत कम ऐसे करते 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 कहीं कोई डिस्ट्रीब्यूशन पे अटक गई, कोई मार्केटिंग पे, कहीं ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तो वहीं अटक जाती है वो, तो बहुत कम फिल्में बाहर आ पाती हैं। तो बहुत इजी जॉब नहीं है, इजी नहीं है, पेशेंस का काम है, बिल्कुल बहुत पेशेंस चाहिए। तो क्योंकि हर्षित जी हम ये जानते हैं कि आप एक राइटर भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं आप, तो क्या आप कविताएं भी लिखते हैं? कविताएं ऐसे मेनली कविताएं से शुरुआत, हम जब लिखते हैं तो कविताएं लिखने की कोशिश करते हैं, तुकबंदी में लाने की कोशिश करते हैं, राइम्स। जब आप राइम्स में नहीं लिख पाते हैं तो आप मुक्तक छंद में लिखते हैं कि मुक्त हो सकेगी, बिना राइम्स में जाए वैसे लिखने का प्रयास करते हैं। तो हाँ वो भी लिखा। फिर उसके बाद मेनली जो मेरा एक्चुअली रुझान रहा वो कहानियाँ लिखने पर रहा। मैं रेडियो पे कहानियाँ सुनता था, रेडियो पे एक शो आता था नीलेश मिश्रा का, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, ऐसे तो मैं मेनली वहाँ कहानियाँ सुनता था। तो कहानियों के प्रति ही मेरा ज़्यादा रुझान रहा, कहानी लिखने का, तो मेनली वही रहा कि कहानियाँ ज़्यादा लिखता हूँ मैं, कहानियाँ ही। तो हर्षित जी क्योंकि अभी आपने बताया कि किस तरह से एक बहुत ही पेशेंस का काम होता है ये फिल्में बनाना, तो क्योंकि ये बहुत ही पेशेंस का काम होता है और बहुत ही लंबा समय लगता है मूवीज़ बनाने में, तो क्योंकि फिर मूवीज़ फेल भी हो जाती हैं उसके बाद, तो किस तरह से फिर आप लोग उसको कोप करते हैं? क्योंकि पैसे भी मूवी बनाने में बहुत लग जाते हैं, तो अगर कोई मूवी फेल हो जाती है तो फिर किस तरह से उसे कोप अप किया जाता है? अब कोप अप तो करना ही पड़ता है इंसान को। हम सोचते हैं, करते हैं कि अगर मूवी फेल हो गई है तो खुद ही हम उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं, जो भी हमारा मेंटल स्टेट है। और हमने ही चूज़ किया ये रास्ता और आगे फिल्म बनानी ही है, फेल हो गई या वो हो गया, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप काम छोड़ के कुछ और काम करो, अदरवाइज फिर फिल्म बनाना है तो फिल्म बनाओ। और फेल होना उसके साथ ही आया है, फिल्म्स फेल होती हैं बट उसके कारण हमको रुकना नहीं है, रुकना इज़ नॉट एन ऑप्शन। फिल्म्स बनाना ज़रूरी है, तो नए टॉपिक्स पे, नई चीज़ों पे फिल्म बनाना जारी रखते हैं।
तो क्योंकि हर्ष जी अभी आपने हमें बताया कि क्योंकि फेलियर भी हो जाता है कई बार और पैसों की भी हमने बात की, तो क्या बजट के बिना और पैसों के बिना फिल्म बनाना मुमकिन नहीं है? क्या ये बात सच है? नहीं है मुमकिन, पैसे तो ज़रूरी हैं। मतलब बनाने वाले लोग बनाते हैं और नहीं मतलब ऐसा है कि पैसा तो ज़रूरी है। एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं बाहर के हुए हैं, एंड्रे तार्कोव्स्की, वो कहते हैं कि सिनेमा इज़ अनहैप्पी आर्ट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मनी, है ना, इट डिपेंड्स ऑन मनी। तो वैसे कहते हैं कि बहुत अनहैप्पी सा, वो उनका एक पर्सपेक्टिव रहा है ऐसा कि बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं उन्होंने। तो पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्मों को लेकर के, क्योंकि एक अगर हम बेसिक कैमरा भी देखें तो कैमरा भी बहुत महंगा होता है। उसके बाद अगर हम किराए पे लेते हैं तो उसका पर डे का किराया बहुत ज़्यादा होता है। या तो ऐसा भी है कि आजकल फिल्म्स बनाना उतना ही ईजी भी हो गया है क्योंकि हम फ़ोन में कैमरा है, और अगर किसी इंसान को किसी को भी फिल्म बनानी है तो अपना फ़ोन उठाओ और शूट करना शुरू करो। मैं आपसे वही पूछने वाली थी हर्ष जी, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना हो गया है कि लोग छोटी छोटी जगहों से मोबाइल के थ्रू छोटी मूवीज़ बना के, रील्स बना के लोगों के थ्रू पहुंचा रहे हैं और एक सोसाइटल मैसेज भी देने की वो कोशिश करते हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है और उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो लोग ये काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हर प्रकार के लोग हैं जो अच्छा सब्जेक्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट दे रहे हैं, तो हर प्रकार के लोग हैं। और अगर किसी को शुरुआत करनी है या फिर ऐसा ही है तो जैसे कि बहुत लोग कर ही रहे हैं कि आपके पास कैमरा है, आपको 5 से 10,000 20,000 में अच्छा कैमरा आ जाता है। और मेनली आज हम देखते हैं कि सभी के पास कैमरा है, जितना डिजिटल एडवांसमेंट हो गया है तो सभी के पास कैमरा है। तो आप यही है कि एक सब्जेक्ट चूज़ करिए, छोटी सी कहानी उठाइए और शूट करना स्टार्ट करिए। फ़ोन में ही ऐप्स हैं, छोटे छोटे ऐप्स हैं, आप उसमें एडिट कर सकते हैं फिल्म को, आप छोटे से म्यूज़िक डाल सकते हैं। और जैसे कि यूट्यूब है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप वहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हैं। मतलब इसी तरीके से जो युवा हैं आज के, वो इस प्रकार से अपने फिल्म्स को बना सकते हैं। जस्ट कैमरा उठाना है आपको अपने फ़ोन का, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर हम बहुत बड़ा बजट का सोचेंगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो भी हमारे पास है, जो भी अवेलेबल है, उसके थ्रू हम कैसे फिल्म्स बना सकते हैं। तो जस्ट अपने फ़ोन का कैमरा उठाइए और शूट करना शुरू करिए। क्योंकि हर्षद जी, कैमरे की बात हो रही है, मुझे लगता है कि फिल्म्स एक विजनरी आर्ट होता है। तो क्या आपको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी होता है एक एक्टर या एक्ट्रेस के लिए कि वो थोड़ा फिट दिखे कैमरे पे? फिटनेस का क्या आपको लगता है रोल है? मतलब फिटनेस का तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैमरा हो या फिर कैमरे के बाहर हो। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हर जगह ही फिटनेस का बहुत बड़ा रोल है। और कैमरे पे हम वही बात है कि किरदार कौन सा है। अगर हम फैट किरदार दिखा रहे हैं तो वहाँ पे मोटा किरदार चल जाएगा जिसका बॉडी थोड़ी सी फैट है। बट अगर हम एक अच्छा, एक जो फिजिकली फिट एक्टर है, मेनली जो हमारे फिल्म्स में होता है, बॉलीवुड फिल्म्स का जो एक सो कॉल्ड कल्चर रहा है कि उसके बहुत अच्छे एब्स होंगे, बहुत अच्छी बॉडी होगी, जो मेनली हीरो है या फिर हीरोइन है, तो उस हिसाब से फिट तो रहना पड़ेगा आपको। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो मतलब कैमरा के अंदर वाले ही लोग हों, मतलब ऑन कैमरा जो है, कैमरा के बाहर वाले लोगों को ज़्यादा फिट होना पड़ता है। मुझे लगता है कैमरामैन को बहुत फिट होना पड़ता है कि इतने बड़े कैमरा को लेके कई बार हैंड हेल्ड करना पड़ता है, मतलब हाथों से उसको लेके जाना पड़ता है। इतना भारी कैमरा, शॉट खराब नहीं होना चाहिए, तो उसका फिट होना बहुत ज़रूरी है ना। प्लस उसके बाद लाइट मैन्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, सबका फिट होना बहुत, मतलब फिटनेस तो एक तरीके से जो हमारे गवर्नमेंट ने भी इसको बहुत ज़्यादा उसका बढ़ावा किया है। जितने भी स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, तो फिटनेस तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है, कैमरा में रहो या ना रहो। जी, पर हम देखते हैं हर्षद जी, क्योंकि जैसे कि अगर मैं दंगल की बात करूं तो उसमें आमिर खान जी पहले उन्होंने अपना वेट गेन किया और उसके बाद मैंने किसी इंटरव्यू में देखा था कि उन्होंने लूज़ किया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि बहुत मुश्किल हो जाता फिर मेरे लिए। तो ये भी एक्टर्स करते हैं, मुझे लगता है ये बहुत मेहनत करते हैं। बिल्कुल करते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं इंडिया में जो एक किरदार के लिए पहले अपने वज़न को बहुत कम करते हैं या बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। जैसे कि रणदीप हुड्डा हैं, उन्होंने एक फ़िल्म के लिए बहुत ज़्यादा वज़न कम कर दिया था। ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं हमारे यहाँ। मुझे एक बाहर के बहुत अच्छे अमेरिका के एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत पसंद है मुझे, क्रिश्चियन बेल हैं। वो अपने हर फिल्म के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने वेट को कभी बढ़ाया है, कभी घटाया है, कभी 150 किलो कर लिया है, कभी 50 किलो कर लिया है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा उन्होंने किया है। किस तरह से कवि अपने लफ्ज़ों को एक धागों में पिरोते हैं, आइए देखते हैं हमारे अगले सेगमेंट कवि आज के। रखोगे तुम हमको किस हाल में देखेंगे, रखोगे तुम हमको किस हाल में देखेंगे, सर्दी गर्मी बरखा भोपाल में देखेंगे, सर्दी गर्मी बरखा भोपाल में देखेंगे, बेमानी बातें हैं उन गुजरे सालों वाली, बेमानी बातें हैं गुजरे सालों वाली, ये इश्क
की गहराई नए साल में देखेंगे। इसकी गहराई नए साल में देखेंगे। वाह, क्या कमाल सुन रहे हैं आप। और सुनिए, इस बार दिसंबर की कुछ अलग खुमारी है। इस बार दिसंबर की कुछ अलग खुमारी है। जनवरी में जाने की कर ली तैयारी है। जनवरी में जाने की कर ली तैयारी है। ये हृदय हुआ पावन और आंखें चमक उठी। ये हृदय हुआ पावन और आंखें चमक उठी। फिर उसकी डीपी में तस्वीर हमारी है। वाह 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 वाह, उसकी डीपी में तस्वीर हमारी है। और प्रेम जब पार्क से निकलकर मंदिरों तक पहुंच जाता है तो प्रेम की क्या परिभाषा हो जाती है। स्वागत है। देखिए, प्रेम ऐसा भी किया जा सकता है कि हम मंदिर के प्रेम द्वार में घंटों बैठे रहते थे। प्रेम कांव को मंदिरों तक ले जाने वाले प्रेमियों सुनो कि हम मंदिर के प्रेम द्वार में घंटों बैठे रहते थे। सुख दुख कुछ हम अपना सुनते, कुछ दुनिया की कहते थे। प्रेम दुशाला ओढ़ के जब हम एक दूजे में खो जाएं। प्रेम दुशाला ओढ़ के जब हम एक दूजे में खो जाएं। मुझ में राधा बस जाती थी, उसमें कान्हा बहते थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इस नए साल में उसका साथ हो तो क्या हो कि मुझको कितना बल मिल जाता एक तुम्हारे होने से। वाह, क्या बात है। सब प्रश्नों का हल मिल जाता एक तुम्हारे होने से। और वर्तमान कितना भी चाहे रूठा रूठा हो मुझसे। वर्तमान कितना भी चाहे रूठा रूठा हो मुझसे। मुझको स्वर्णिम कल मिल जाता एक तुम्हारे होने क्या बात है। तो हर्षित जी, हमारे पास बातें तो बहुत हैं करने के लिए, पर समय की हमें कुछ पाबंदियां हैं। तो आखिर में हर्षित जी, मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को प्रेरणा देते हुए कुछ 2 शब्द कहें। अभी तो मतलब मैं प्रेरणा ऐसे क्या दूँ, मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, बट आप अच्छा काम करें। मतलब सोसाइटी में कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो उसको थोड़ा अपने स्तर पर ठीक करने का कोशिश करें। अगर कोई फिल्म बनाना चाहता है तो भी बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होता। आजकल के बहुत लोग हैं जो बनाने का सोच रहे होते हैं। जस्ट अपना फ़ोन का कैमरा उठाइए, शूट करना शुरू करिए। जो भी अच्छा सब्जेक्ट है उस पर ध्यान दीजिए और शूट करना शुरू, जो भी हो सकता है आप जस्ट स्टार्ट करिए। हर्षित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने का। तो देखा दोस्तों, आज हमने कितना कुछ फिल्मों के बारे में सीखा और हमने गायकी के बारे में सीखा, योग के बारे में सीखा। तो दोस्तों, इसी तरह हम आपको अपने मेहमानों से मिलवाते रहेंगे और बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चुका है इस कार्यक्रम को समाप्त करने का। मिलेंगे अगले एपिसोड में। युवाओं की भीड़, एक नया सवेरा, हम मिलकर चने